नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय जीवन दर्शन में तन का बहुत महत्व है। जी हाँ, शरीर के माध्यम से ही आप सब प्रकार के कार्य कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, और उसे ही विद्वान लोग अलग प्रकार से, अलग माध्यम से इस प्रकार से भी कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। आप अपने जो विचार हैं, अपने धर्म का पालन है, वो भी तभी कर सकते हैं जब आपका शरीर स्वस्थ हो। भारत में ऋषियों और महर्षियों ने इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनेक सूत्र बताए, अनेक नियम बताए, और उन्हीं में से योग का भी नाम आता है। योग और जीवन दृष्टि, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर अंकेश सिंह जी। अंकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर अंकेश सिंह जी प्रसिद्ध योग गुरु हैं, साथ ही आप प्रधानाचार्य हैं स्वास्थ्य कल्याण इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंसेज के, और आप राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में डीन भी रह चुके हैं। आपने योग को लेकर विदेश यात्राएं भी की हैं, अनेक, भारत ही नहीं अपितु अनेक विदेशों में भी आपने, दूसरे देशों में भी योग का प्रचार प्रसार किया है। अंकेश जी, सबसे पहले जानकारी ये चाहेंगे आपसे कि वास्तव में जिस प्रकार से भारतीय जनमानस की हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि योग जो है वो यहाँ की मिट्टी में है, यहाँ की हवा में है। तो जीवन दृष्टि, जीवनचर्या और योग, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि योग के बारे में हमारे, जैसे आपने कहा भी कि जो है तन जो है अपना स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, और उसी के बारे में जनरली हम लोग मानते आए हैं कि हम जो है शारीरिक रूप से, अगर शारीरिक रूप से केवल स्वस्थ हैं तो अपने आप में हम अपने आप को स्वस्थ मान लेते हैं जी। लेकिन मैं स्वास्थ्य और योग के संबंध में जो है एक बताना चाहूँगा कि जो है कहीं ना कहीं स्वस्थ शारीरिक स्तर पर रहना ही स्वस्थ कंप्लीट नहीं है। अपने आप को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और एक तरह से जो है संपूर्ण लेवल पे, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अब तो एक्सेप्ट कर लिया है कि हेल्थ इज नॉट फिजिकल, नॉट ओनली मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल वेल बीइंग, बट इट इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेल बीइंग। तो योग भी जो है कहीं ना कहीं इन सबको, सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है। चाहे आपके मानसिक स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य की बात हो। शारीरिक स्वास्थ्य में जो है अपन चाहे आसन, इनके द्वारा जो है अपन शारीरिक स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हैं, और सोशल स्वास्थ्य की अपन बात करें, कैसे समाज को जोड़ने की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं जो है योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, तो एक दूसरे को जोड़ता है योग। अंकेश जी, क्या हम ये भी कह सकते हैं कि इस समय जो चिकित्सा पद्धतियां प्रचलन में हैं वे मनुष्य का शरीर स्वस्थ करती हैं, लेकिन जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि केवल शरीर की बात नहीं करते, हम बात करते हैं शरीर के साथ में मन, बुद्धि और आत्मा की भी। तो क्या योग जो है वो शरीर के साथ साथ मन, बुद्धि और आत्मा, इनको भी प्रभावित करता है? बिल्कुल, बॉडी, माइंड एंड सोल जैसे कहा जाता है। और मैं आपको बताऊं योग के बारे में, जैसे आपने जीवन दर्शन की बात करी, हमारे जो भारतीय 6 दर्शन हैं उसमें एक पतंजलि योग दर्शन की अगर अपन बात करें, क्योंकि मैं पतंजलि जी को हम मानते भी हैं कि कहीं ना कहीं योग का फाउंडर, वैसे तो आदिनाथ भगवान आदि योगी शिव जी को अपन फाउंडर मानते हैं, लेकिन मॉडर्न टाइम में कहीं ना कहीं पतंजलि जी ने जो है योग के क्षेत्र में काम किया, और उन्होंने पातंजलि योग दर्शन के नाम से जो है 4 उन्होंने पाद दिए हैं, साधना पाद, समाधि पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद। और इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने चित्त के बारे में, चित्त की वृत्तियों के बारे में, उन वृत्तियों को कैसे दूर किया जाए, क्या क्या चित्त के विक्षेप होते हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो उसके बारे में बड़ा विस्तार पूर्वक उन्होंने बात करी है। और केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य की भी उन्होंने जो है बात कही। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हमारे जो ऋषि महर्षि थे वे अपने अपने विषय के, अपने अपने क्षेत्रों के महान वैज्ञानिक भी थे, और केवल सतही बात नहीं थी, उसमें बहुत नीचे तक जाके वो रिसर्च करते थे, शोध करते थे, और फिर उनको जिस प्रकार से लिपिबद्ध किया गया तो वो विचार, वो जो ज्ञान है वो लगातार आगे बढ़ता रहा। अंकेश जी, जब योग की बात करते हैं तो निश्चित रूप से योग के बहुत से अंग भी होंगे, बहुत से घटक भी होंगे। हम चाहेंगे आपके माध्यम से दर्शकों तक योग के अंगों की भी जानकारी पहुंचे। सामान्य तौर पर हम योग, जब एक सामान्य आदमी, एक आम आदमी की अगर अपन बात करें तो कुछ आसनों का अभ्यास, कुछ प्राणायाम का अभ्यास अगर अपन कर लेते हैं तो हम मानते हैं कि हमने संपूर्ण योग का अभ्यास कर लिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि योग केवल अपने आप में केवल आसन और प्राणायाम तक ही सीमित नहीं है। महर्षि पतंजलि जी ने भी जो है योग के 8 अंग की बात करी है, जिनको हम कॉमनली अष्टांग योग के नाम से जानते हैं, जिसमें कि यम आसन,
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में बात आती है। तो सबसे पहले अगर यम की बात करें, जनरली ये कहा भी जाता है कि स्टेप बाय स्टेप अपने को आगे जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट अपन जो है आसन पे चले जाएं या प्राणायाम पे चले जाएं या समाधि पे डायरेक्ट अपन चले जाएं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें यम और नियम फॉलो करना चाहिए। यम और नियम क्या है? यम और नियम एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट, एक सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप में। जैसे यम 5 तरह के बताए गए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यम। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, किसी भी प्रकार के, अपने वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि चींटी भी अगर मर जाए हमसे तो हम अपने आप में पापी अपने आप को महसूस करते हैं। तो हमें किसी भी तरह का कोई हिंसा नहीं करनी है। सत्य, हमेशा ट्रुथफुल रहना। और अपन मानते हैं एक झूठ जो है 100 झूठों को जन्म देता है। तो हम जितना हो सके मॉडर्न टाइम के हिसाब से अपन सत्य बोलें। आस्ते मतलब चोरी ना करना, किसी प्रकार का, नॉट ओनली केवल फिजिकल भौतिक चीज़ों की चोरी, बल्कि एक इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विचारों की भी अपन जो है चोरी ना करना। आस्ते, ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, इंद्रियों पर संयम, नियंत्रण रखना। और अपरिग्रह, जरूरत से ज़्यादा चीज़ों का, भौतिक चीज़ों का संग्रह ना करना। तो अंकेश जी, ये जो आप यम और नियम के प्रकार बता रहे हैं, ये तो सामान्यतः ये कहा जा सकता है कि एक आदर्श जीवन किस प्रकार का हो सकता है। अहिंसा उसका एक अंग हो सकता है, सत्य बोलना उसका एक अंग हो सकता है। तो जब सामान्यतः हम योग की बात करते हैं तो हर एक व्यक्ति सोचता है कि हाँ ठीक है, सुबह उठ लिए और उठ के सूर्य नमस्कार कर लिया तो मेरा योग हो गया। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि अष्टांग योग में जो पहला यम और नियम की जो बात करते हैं वो तो वास्तव में जीवन दर्शन ही है, वो जीवन जीने की कला ही है। तो ये जीवन जीने के जो नियम हैं, यहाँ से योग प्रारंभ होता है और जब समाधि तक जाता है उसके बीच में जो बहुत सारे नाम आते हैं, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार पर हम चाहेंगे थोड़ी सी जानकारी और दर्शकों तक आए। प्रत्याहार का मतलब जो होता है एक तरह से स्ववशया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपान कार्येन्द्रियाणाम प्रत्याहार, मतलब अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेना। जैसे एक सामान्य एग्जाम्पल के रूप में मैं बताऊं कि अगर कोई डायबिटिक है सपोज, और उसको जो है मिठाई खाने से अपने आप को नहीं रोक पा रहा है, तो वो एक तरह से जो है प्रत्याहार के विपरीत जा रहा है। उसमें अपना ये पर्पज होना चाहिए कि इंद्रियों को हम अंतर्मुखी कर लें, अपने आप पर संयम रखें, नियंत्रण रखें, वही प्रत्याहार कहलाता है। अब जब हम बात योग की करते हैं तो साथ में आसन और प्राणायाम भी जुड़ता है। तो आसन, प्राणायाम और योग, इनमें कितना संबंध है, कितना अंतर है? कई बार ये देखने में भी आता है और लोगों को लगता भी है कि कई जगह हम प्राणायाम पहले कर लेते हैं और आसन उसके बाद करते हैं जी। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं अगर एक जनरल लॉजिक की भी अपन बात करें तो योग का अल्टीमेट पर्पज होता है रिलैक्स होना, अपने आप को शांति प्रदान करना। तो अगर अपन आसन बाद में करेंगे प्राणायाम के तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फिजिकल, थोड़ा भले ही अपन योग को बड़ा धीमे धीमे करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं फिजिकल स्ट्रेन आता है। तो मेरा ये मानना है कि पहले अपन आसन करें उसके बाद प्राणायाम करें। और अष्टांग योग में भी यही क्रम बताया गया है कि आसन के बाद प्राणायाम आता है। जहाँ तक आपने संबंध की बात करी तो इसमें डेफिनेटली बहुत बड़ा संबंध है। आसन में जो है हम एक परिभाषा है स्थिर सुखम आसनम, ए स्टडी एंड कंफर्टेबल पोज इज कॉल्ड आसन। ऐसा नहीं है कि आसन में अपन बहुत जोर लगा रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेन दे रहे हैं, ऐसा कतई नहीं करना है। स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक जो अपने से हो सके वह आसन कहलाता है। और उसके बाद अपन जो प्राणायाम की बात करें तो प्राण से आयाम प्राणायाम, प्राणों की गति को ही प्राणायाम कहते हैं। इसमें मैं अगर आपको प्राणायाम के थोड़ा सा एक जनरल लाभ की भी इसमें बात जोड़ दूं तो जनरली हम मानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में भी बताया गया है कि हर आदमी की, मनुष्य की सांसें गिनती की आती हैं और अगर अपन सांसों को जल्दी जल्दी ले लें तो आदमी का लाइफ जो है बहुत कम हो जाती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताऊं, कुत्ता हो, खरगोश हो, इनको आप देखेंगे हमेशा जो है हाँफते से रहते हैं, उनकी सांसें बहुत जल्दी जल्दी, तो उनकी एज जो है मुश्किल से 15 साल 20 साल। और वही जो अगर लंबी गहरी सांस लेता है, चाहे हाथी हो चाहे कछुआ हो, कछुए की उम्र आप 450 साल होती है। तो इस तरह से भी अगर अपन प्राणायाम का मतलब है कि प्राणों का विस्तार करना। प्राण क्या है हमारे शरीर में? अपनी श्वास। तो श्वास को अगर अपन प्रॉपरली लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के जो अंग हैं उनको प्रॉपरली ऑक्सीजन मिलेगी जो ब्लड के साथ मिक्स होके जाती है और ऑर्गन्स को एक तरह से न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलेगा तो एफिशिएंटली काम करेंगे। ऑर्गन्स एफिशिएंटली काम करेंगे तो हमारे स्टेमिना ऑटोमेटिकली जो है बढ़ जाएगा। तो इस चर्चा में एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आई है जो अंकेश जी ने बताई कि आप श्वास किस प्रकार से ले रहे हैं। यदि आप का अभ्यास बहुत
जल्दी जल्दी सांस लेने का है तो आपको उसे थोड़ा ठीक करना चाहिए। और कहा भी जाता है कि आराम से रहिए, इसका मतलब भी यही है कि श्वास धीरे धीरे लेंगे तो हो सकता है आप दीर्घायु भी हो जाएं। जिस प्रकार से अभी अंकेश जी हम ये सारी चर्चा कर रहे हैं, जीवन दर्शन की चर्चा कर रहे हैं, योग की बात कर रहे हैं, अनेक चर्चाओं में ये विषय निकल कर आता है और केवल भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी अनेक देशों में से भी इस प्रकार की कई बार आवाज़ उठी कि योग का जो संबंध है वो अध्यात्म के साथ है। कितना उचित मानते हैं? नहीं, योग का डेफिनेटली अपन कहें तो आध्यात्म ही एक एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन आज के समय में जो अपन अगर बात करें, योग का पर्पज केवल आध्यात्म ही नहीं है। हमारा आज का पर्पज है स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हम जो है योग का अभ्यास करें। तो आध्यात्म तो एक बड़ी अवस्था है, जो जैसे कि अपन इसमें बात भी कर रहे हैं कि लास्ट में जो अल्टीमेट पर्पज है वो तो समाधि है ही जी। तो कहीं ना कहीं हम जो है समाधि की तरफ तो अग्रसर होते ही हैं। लेकिन अपन केवल यही नहीं कह सकते कि केवल जो है आध्यात्मिक पर्पज से ही अपन योग करें। और ये कई लोगों के मन में ये भ्रांतियां भी रहती हैं कि योग जो है एक धर्म का रूप है और एक धर्म विशेष के लोगों को ही योग करना चाहिए। इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि केवल आध्यात्मिक पर्पज ही अपने को इसका मानना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अपन जो है योग को फॉलो कर सकते हैं और दोनों पर्पज डेफिनेटली इसके द्वारा अपन जो है पा सकते हैं। तो वास्तव में ये कहा जा सकता है कि यदि आपकी कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं तो योग उससे परे है, क्योंकि योग विश्व कल्याण का मार्ग दिखाता है। योग का मूल उद्देश्य वही है जो भारत का विचार है, और वो विचार है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। योग को लेकर अंकेश जी बहुत से लोगों के मन में अनेक भ्रांतियां भी होती हैं और अनेक लोग योग से केवल इस बात से भी दूर रहते हैं कि वो सोचते हैं कि यदि कुछ गलत कर दिया तो फायदा होने के बजाय नुकसान कहीं नहीं हो जाए। क्या क्या मुख्य भ्रांतियां आपको नजर आती हैं, क्योंकि अनेक लोगों से आप मिलते भी हैं, लोगों को योग सिखाते भी हैं, किस प्रकार की भ्रांतियां समाज में हैं और उनका निराकरण किस प्रकार से हो सकता है? सबसे आम जो एक धारणा है, जैसे भी कुछ दिन पहले ही मैंने एक काफ़ी बड़ा विधायकों का एक दल था, उनको मैंने अभ्यास करवाया। तो उनमें सबसे ज़्यादा जो एक कॉमन बात निकल के आती है तो वो यही है कि अरे गुरुजी आपने जो है हमारे को तो इतना सिंपल वे में योग करवाया, हमें तो ऐसा लगता था, हम डरते थे कि योग जो है पता नहीं वो उल्टा कर देंगे और जो है कहीं ऐसा तो हमसे कैसे हो पाएगा ये। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी भ्रांति तो ये है कि जरूरी नहीं कि अपन शीर्षासन उल्टे होके ही केवल शीर्षासन ही रह गया है। योग में ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो अपन सिंपल तरीके से करके और उसका जो है फल अपन जो है मैक्सिमम लाभ जो है उसका ले सकते हैं जी। तो उसमें सबसे बड़ी बात आती है, सबसे पहले लोग योग को एक फिजिकल एक्सरसाइज के फॉर्म में करते हैं, व्यायाम के रूप में करते हैं जी। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि योग में अपन केवल फिजिकल रूप से ही नहीं, जैसे अपन जिम में जाते हैं, सामने आप टीवी भी देखते रहते हैं, कानों में म्यूजिक भी लगा के रखते हैं, लेकिन हम अवेयर नहीं रहते हैं। जबकि यहाँ पे हमारी अवेयरनेस रहती है। योग में जो है हमारा माइंड इन्वॉल्व रहता है। अगर अपन इतना भी हाथ ऊपर उठा रहे हैं तो हम हमारी मूवमेंट के प्रति अवेयर हैं, मन से हम जो है सचेत हैं। दूसरा बात आती है ब्रीदिंग की। कहीं ना कहीं हम ब्रीदिंग के प्रति, श्वास के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं। एक्सरसाइज में आप व्यायाम करने जाएंगे, जबकि यहाँ पे आप कोई भी आसन कर रहे हैं तो श्वास लेते हुए हमें आसन में जाना है, श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें श्वास का मूवमेंट के साथ एक रिदमिक कोऑर्डिनेशन बना के रखना है जी। तीसरी बात आती है कि जैसे मैंने अभी भी बताया कि योग को एक धर्म के रूप में अपन मानते हैं, तो ऐसा कतई नहीं है। योग एक विज्ञान है प्योरली। जरूरत हो तो आप मंत्रोच्चार ना करें, कोई जरूरी नहीं है, मंत्रोच्चार करके ही आप आसन शुरू करें या प्राणायाम का अभ्यास करें, बिना मंत्रों के भी आप कर सकते हैं। तो ऐसा कतई नहीं। तो योग और व्यायाम में एक तो अंतर समझना बहुत जरूरी है। तो योग और व्यायाम में अंतर है और उस अंतर को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप जब आज के इस दौर में स्टेडियम में, पार्क में जब देखेंगे लोगों को व्यायाम करते हुए, तो कान में ईयरफोन लगा के गाने सुनते हुए उनको देख सकते हैं। वो उनके हो सकता है मन मस्तिष्क को सुकून प्रदान करता हो, लेकिन आप यदि योग कर रहे हैं तो योग का मतलब है जोड़ना, शरीर को और मन को जोड़ना। तो आपको यदि योग करना है तो निश्चित रूप से आपकी मानसिक चेतना भी जागृत रहनी बहुत आवश्यक है। अंकेश जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सामान्यतः कहते हैं स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। तो जब बात स्वस्थ भारत की करते हैं तो निश्चित रूप से ये भी कहा जा सकता है कि भारतीय जो पद्धतियां हैं उनके विकास के लिए, उनके उन्नयन के लिए भी सरकार निश्चित रूप से काम कर ही रही होगी। हम चाहेंगे कि दर्शकों तक जानकारी पहुंचे कि केंद्र सरकार की किस प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है या योग
योग प्राणायाम इस प्रकार की जो शारीरिक गतिविधियां हैं इनको जन जन तक पहुंचाने के लिए भी किस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं? जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है योग के प्रति कितने जागरूक हैं, और उन्होंने ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यूनाइटेड नेशन में जाकर जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसकी जो है घोषणा उन्होंने करवाई, और ख़ुद भी जो है सुबह सुबह जो है योग का रेगुलर अभ्यास करते हैं। और उन्हीं का एक जो है आह्वान है, और उसी आह्वान के अनुसार भारत सरकार में एक आयुष मंत्रालय का गठन भी किया गया है, जो कि इन आयुष की जो विभिन्न पद्धतियां हैं, चाहे आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, योग प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति हो, इनका जो है देखरेख उस मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। और उस मंत्रालय के अंतर्गत ही 3 प्रकार की अभी जो योग नेचुरोपैथी के क्षेत्र में संस्थाएं काम कर रही हैं। पहली है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा नेचुरोपैथी, जहाँ पे क्योंकि योग जो है एक भारतीय दर्शन है, और उसमें आज के समय की अगर अपन बात करें तो योग को विज्ञान के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और जब तक रिसर्चेज नहीं होंगी तब तक विज्ञान उनको जो है अपनी कसौटी पर खरा नहीं मानेगा, तब तक वो अपने आप को जो है इसको प्रूव नहीं करेंगे। तो वो रिसर्च के फील्ड में जो है एक काउंसिल काम कर रही है। उसके बाद जो दूसरी संस्था है वो है मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, जो भारत सरकार की नई दिल्ली में एक संस्था है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के योग संबंधी कोर्स करवाए जाते हैं। और उन कोर्सेज को करने के बाद लोग जो है अपना योग के क्षेत्र में कैरियर भी बना सकते हैं। इसके बाद एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे है, वो भी जो है योग और नेचुरोपैथी के प्रचार प्रसार के लिए कई तरह के कैंप और इस तरह की एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं। तो कह सकते हैं कि बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो योग के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, जन जन तक योग को पहुंचाने में लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि योग में जिस प्रकार से आसन और प्राणायाम का महत्व है, ठीक उसी प्रकार कुछ विषय ऐसे और हैं जिनके लिए हम कह सकते हैं कि वो भी चिकित्सा की अपनी एक अलग पद्धति हो सकती है। एक जब अभी चर्चा में अंकेश जी के साथ में विषय आया, नेचुरोपैथी की भी बात आई। नेचुरोपैथी के बारे में अंकेश जी, सामान्यतः ये कहा जाता है कि इस दौर में जबकि अन्य पैथियों के साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, आधुनिक दौर जो है इसमें एक तरफ ये कहा जाता है कि दूसरी पद्धतियां हैं उनमें अलग अलग प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और इस समय जब नेचुरोपैथी की हम बात करते हैं तो लगता है कि प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनके साथ में किस प्रकार से उपचार होता है। तो योग और नेचुरोपैथी, क्या इनमें कुछ समन्वय है? इनमें बहुत बड़ा समन्वय है। जैसे कि पहले बात करें अपन दूसरी जो चिकित्सा की पद्धतियां हैं उनमें सब जगह मेडिसिन का यूज किया जाता है, दवाइयों का, भले ही चाहे वो हर्ब्स हों उनका यूज किया जाता है। जबकि प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा की विधा है जहाँ पे किसी प्रकार की दवाइयों का यूज नहीं किया जाता, और योग में भी हम किसी प्रकार की दवाई का यूज नहीं करते हैं। तो इस तरह से योग और नेचुरोपैथी अपने आप में जुड़ी हुई चिकित्सा की विधाएँ हैं। और इनके क्षेत्र में जो है एक तरह का कोर्स भी चलता है, 5.5 साल का मेडिकल कोर्स होता है, ये BNYS बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी इन योगिक साइंसेज जी। जहाँ तक बात है नेचुरोपैथी की, आपने बात करी कि साइड इफ़ेक्ट्स की बात करी, तो डेफिनेटली प्राकृतिक चिकित्सा में जो मेन इसका कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है प्राकृतिक चिकित्सा का, वो है कि हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है। पंच तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो जिन तत्वों से अगर हमारा शरीर मिलकर बना है उन्हीं तत्वों से हम जो है उसको ठीक भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई टेबल अगर लकड़ी की बनी है, अगर उसमें कोई टूट फूट हो जाए, कोई इम्बैलेंस हो जाए, तो वापस हमें उसमें लकड़ी ही लगानी पड़ेगी, कि लोहे लगाने से काम नहीं चलेगा। तो अगर हमारी ये धारणा है, हमारे वेदों में, उपनिषदों में सब जगह बताया गया है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो इन्हीं तत्वों के द्वारा हम जो है इसको ठीक भी कर सकते हैं। ये अंकेश जी, एक चर्चा ये भी करना चाहेंगे, आज का जो युवा वर्ग है, नए जो युवा हैं, वो सामान्यतः जब बात कसरत की करते हैं, व्यायाम की करते हैं, एक्सरसाइज की बात होती है, तो सीधे रुख जिम की तरफ करते हैं। और जिम में जाकर अपने बहुत अच्छा शरीर बनाना, मसल्स बनाना, एक तरफ वो मार्ग है, दूसरी तरफ मार्ग आप जो बताते हैं योग का है, जिसमें आप सुखासन में बैठ के और प्राणायाम कर रहे हैं, ओम का उच्चारण कर रहे हैं। क्या लगता है कितना अंतर है, और आज के युवाओं को मूल रूप से किस चीज़ की आवश्यकता है? डेफिनेटली बहुत बड़ा अंतर है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिम जो है बिल्कुल बुरा है, नो डाउट के जो है अगर अपन कुछ केवल सो रहे हैं, लेजी लाइफ है अपनी, तो उससे बेटर ही है कि कहीं फिजिकल एक्टिविटी कुछ तो हो रही है जी। लेकिन जहाँ तक जैसे आपने बात करी कि आज के समय की क्या ज़रूरत है, आज का जो समय है, हम लोग क्या है कि एक बड़ा ही तनाव वाले दौर में काम कर रहे हैं। चाहे आपका
प्राइवेट सेक्टर हो, कॉरपोरेट सेक्टर हो, जहाँ पे एक हमारे सिर पे कहीं ना कहीं इतना प्रेशर रहता है, तनाव वाले युग में हम जी रहे हैं, तो जहाँ पे तनाव की बात आती है वहाँ पे योग की अपने आप ही बात आ जाती है। और जिम में आपका वो पर्पज पूरा नहीं हो पाता है, फिजिकली रूप से तो आप हो सकता है कि अपने बाइसेप्स वगैरह बना लें, डोले सोले बना लें, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मेंटली, मानसिक रूप से, जैसे मैंने पहले भी बात करी है, मानसिक रूप से अगर शांति चाहिए, मानसिक रूप से हेल्थ चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो आप बीमारियां देख रहे हैं, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जिनको कहा जाता है, साइक मीन्स माइंड, सोमा मीन्स बॉडी, तो हमारे योग में हम मानते भी हैं कि सबसे पहले हमारा माइंड अफेक्ट होता है और माइंड के थ्रू फिर बॉडी अफेक्ट होती है। तो चाहे आपका हाइपरटेंशन हो, अस्थमा हो, बैक पेन हो, ये सारी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं। और तनाव कहीं ना कहीं आप देख ही रहे हैं आज के समय में 25 साल 30 साल में हार्ट अटैक होने लगे हैं, जबकि पहले आमतौर पर देखने को नहीं मिलता था। अंकेश जी, आधुनिक जीवन शैली की बात करते हैं तो काफ़ी अंतर आ गया है पिछले 25-30 वर्षों में। डिजिटल स्क्रीन पर काम बढ़ा है, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर पे काम बढ़ा है और इसके कारण अनेक प्रकार की परेशानियां भी होती हैं। क्या कुछ ऐसा योग के माध्यम से किया जा सकता है कि ये जो इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं डिजिटल स्क्रीन के, उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि आंखें जब कंटिन्यूसली अपन स्क्रीन पर लगा के रखते हैं तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में कुछ अपनी आंखों की एक्सरसाइज होती हैं, जैसे कि आंखों को अप एंड डाउन, साइडवर्ड्स, रोटेशन, तो इनके द्वारा आंखों की मांसपेशियों को अपन मजबूत बना सकते हैं। और इसके बाद एक त्राटक करके अभ्यास होता है जिसको अपन मेडिटेशन के फॉर्म में भी करते हैं। तो मोमबत्ती जला के अपने जैसे 3 फीट का गैप बनाकर उसकी तरफ देखते हैं और जब तक आंसू ना आ जाए तब तक एक टक होके बिना पलकों को झपकाए हुए आंखों को अपने को वहाँ पे देखना होता है। तो एक मेडिटेशन का भी एक तरह से फॉर्म हो गया और दूसरा आपका जो पर्पज है कि आंखों को, मसल्स को जो है मजबूती देने का काम, कंसंट्रेशन देने का भी काम कर सकती है। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है कि आंखों पर जो दुष्प्रभाव होते हैं डिजिटल स्क्रीन के, उसको भी आप योग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं और निश्चित रूप से अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए, अपने जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आप योग का यदि सहारा लेते हैं तो किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। योग, आसन, प्राणायाम, इनके माध्यम से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और निश्चित रूप से शरीर स्वस्थ रहेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। योग और जीवन दृष्टि, इस विषय पर अंकेश जी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत ही सरलता से, सहजता से अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए, नई नई जानकारियां आपने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।